एपिसोड 30। हेलो दोस्तों, आप सभी हमारे स्टोरी को डेली सुनते हो पर कोई भी ना तो कमेंट करते हो और ना ही लाइक। प्लीज दोस्तों, हमारी मेहनत को अपने एक प्यारा सा कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। कहानी अब आगे। राजपूत हाउस। ऋषभ और सारिका की शादी तय होने से घर में पूरा माहौल खुशनुमा हो गया था। सभी के चेहरे पर खुशी छा गई थी। लेकिन इन सब के बीच में सारिका थोड़ी उदास दिख रही थी, इसीलिए वो बिना किसी से कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे के तरफ चली गई। उसे इस तरह से जाते हुए ऋषभ देख लेता है और वो भी उससे बात करने उसके पीछे चला जाता है। सारिका का कमरा। सारिका चुपचाप बेड पर बैठी हुई बस कुछ सोच रही थी। तभी कमरे में ऋषभ आते हुए उसके बगल में खड़ा हो गया और पूछा, क्या हुआ सारिका? तुम बाहर से ऐसे बिना किसी को कुछ बोले क्यों आ गई? सब ठीक तो है ना? ऋषभ की आवाज सुनते ही सारिका झट से उसकी तरफ देखते हुए बोली, ऋषभ तुम यहाँ पर? हाँ सारिका, मैं यहाँ पर। लेकिन तुम मुझे पहले ये बताओ कि किस बात को लेकर तुम इतना ज्यादा परेशान हो। क्या कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? ऐसी कोई भी बात नहीं है ऋषभ, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। सारिका जब ऐसा बोलती है तो ऋषभ भी उसके बगल में बैठते हुए कहता है, अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो तो प्लीज सारिका बताओ क्या बात है। क्योंकि मैं इतना तो समझ सकता हूँ कि बिना किसी वजह से तुम इस तरह बाहर से अपने कमरे में नहीं आ जाती। ऋषभ, अगर मैं तुमसे एक बात पूछूंगी तो क्या तुम उसका जवाब मुझे सही सही दोगे? सारिका क्या पूछना चाहती रही, ऋषभ ये बात नहीं जानता था, इसीलिए वो बोला, हाँ पूछो ना, तुम्हें क्या पूछना है, और भला मैं उसका सही जवाब क्यों नहीं दूंगा। ऋषभ, तुम मेरी इतनी परवाह क्यों करते हो? क्यों तुमने सबके सामने मेरी गलती को अपना बना लिया? तुम तो मुझे अभी इतनी अच्छी तरीके से जानते भी नहीं हो, उसके बाद भी क्यों तुम मुझे अपनाने के लिए आगे बढ़े? प्लीज ऋषभ बताओ मुझे, क्यों तुम मेरा इतना केयर करते हो? सारिका के इतने सारे सवालों को सुन ऋषभ एकदम से खामोश हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या ही बोले, जब उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन वो फिर बोला, सारिका मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोलूंगा, हाँ मुझे है तुम्हारी परवाह। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब तुम दुखी होती हो। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो उस वक्त मैं तुम्हें अपने सामने भी देखना नहीं चाहता था। पता नहीं क्यों तुमसे मुझे चिढ़ होती थी। पर धीरे धीरे जब तुम्हें जानने लगा, तुम्हें समझने लगा तो अंदर से एक अजीब सी ही फीलिंग्स महसूस करने लगा हूँ तुम्हारे लिए। मुझे नहीं पता कि ये फीलिंग्स क्या है, पर हाँ मैं दिल से तुमसे शादी करना चाहता था। तुम्हें अपना दुल्हन बना देखना चाहता हूँ। अब अगर इसे ही प्यार कहते हैं तो मुझे हो गया है तुमसे प्यार सारिका। जैसे ही ऋषभ के मुंह से अपने लिए प्यार का इजहार शब्द सुनी, वो पूरी तरह अचंभित रह गई और हड़बड़ा कर बेड पर से उठ खड़ी होते हुए ऋषभ को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। सारिका, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर कर रही हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? हाँ भला मुझ जैसा लड़का तुम्हें क्यों पसंद आएगा? तुम मुझसे ज्यादा बेहतर डिजर्व करती थी, पर मजबूरी की वजह से तुम्हें अपनी जिंदगी के साथ समझौता करना पड़ रहा है। ऋषभ अभी इतना बोला ही था कि तभी सारिका झट से उसके तर्ज थोड़ा झुककर उसके मुंह पर अपना हाथ रख देती है और ऋषभ के आंखों में आंखें डालते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, मैं अगर पूरी दुनिया में भी ढूंढती ना तब भी मुझे तुम जैसा लाइफ पार्टनर नहीं मिलता ऋषभ। तुम मुझे नहीं बल्कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती हूँ। तुम्हें तो एक बहुत ही अच्छी लाइफ पार्टनर मिलनी चाहिए थी। लेकिन तुम मुझसे शादी कर रहे हो सिर्फ मेरी हेल्प करने के लिए। तुम सच में बहुत अच्छे हो ऋषभ। ऋषभ सारिका के हाथ को पकड़ उसे अपने मुंह पर से हटाते हुए बोला, मैंने बोला ना अभी कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद की हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। मुझे फर्क पड़ता है तुम्हारे तकलीफ से। तो प्लीज सारिका, कम से कम तुम बार बार मुझसे ऐसा तो मत कहो। भले ही तुम मुझे प्यार नहीं करो, पर क्या अपना एक अच्छा दोस्त भी नहीं समझ सकती हो? सारिका को खुद के नसीब पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि कोई लड़का उसे इस तरह प्यार भी कर सकता है। लेकिन ऋषभ की एक एक बातों को सुन सारिका के आंखों से खुशी के आंसू छलक गए और वो बिना कुछ बोले सीधे ऋषभ के गले से लिप्ट बोली, सॉरी ऋषभ, मुझे नहीं पता कि मैं ये सब सुनने के बाद कैसा रिएक्ट करूं। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा है कि मुझ जैसी लड़की तुम्हारे लाइफ में इतना मायने रखती है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ ऋषभ कि मुझे अभी क्या महसूस हो रहा है। एक मिनट सारिका। ये बोलते हुए ऋषभ सारिका को अपने गले से अलग करते हुए उसके चेहरे को देखकर बोलता है, ये मुझ जैसी लड़की का क्या मतलब है तुम्हारा सारिका? दिव्यांश का कमरा। दिव्यांश और नित्या दोनों ही आज बहुत ही ज्यादा खुश थे। दिव्यांश कमरे में बेड पर बैठे अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था और उसके चेहरे पर हल्की हल्की स्माइल भी थी। दूसरी तरफ नित्या सोफे पर बैठ बस यूं ही खुश हुए जा रही थी। वो आज बहुत ही ज्यादा खुश थी, इसीलिए अपनी खुशी दिव्यांश के साथ शेयर करना चाहती थी। पर दिव्यांश को इस तरह से मोबाइल में डूबे मुस्कुराते हुए देख उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लगा कि शायद दिव्यांश किसी लड़की के साथ मैसेज पर बात कर रहा है, इसी वजह से वो इतना खुश है।
ये सब सोचकर नित्या को और ज्यादा गुस्सा आ गया और कुछ वक्त यूं ही खामोश बैठे रहने के बाद जब उससे और उस तरह नहीं रहा गया, वो उठकर सीधे दिव्यांश के पास जाकर खड़ी हो जाती है और थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है, आपको सच में मिस्टर दिव्यांश जरा भी शर्म वगैरह नहीं है ना? मतलब घर में बहन की शादी फिक्स हो गई है, सभी काम में बिजी है और आप है जो मस्त बैठकर लड़कियों से गप्पे लड़ा रहे हैं और साथ ही साथ मुस्कुराए भी जा रहे हैं। वाह क्या बात है, मैंने आज से पहले तो आपको इतना हंसते हुए नहीं देखा है। आखिर में ऐसी कौन सी लड़की है जो आप उसकी बात पर इतना खुश हुए जा रहे हैं? नित्या ये सारी बात अपने कमर पर हाथ रख गुस्से में बोले जा रही थी। उसकी बातों को सुन दिव्यांश बस उसे हैरानी भरे नजरों से देखे जा रहा था। अब कुछ तो बोलिए मिस्टर दिव्यांश, अब मुंह पर टैप क्यों लग गया है? अभी तक तो बड़े मजे से मुस्कुराए जा रहे थे। नित्या की इस तरह की हरकत से दिव्यांश को अंदर ही अंदर बहुत हंसी आ रही थी उस पर वो अपने हंसी को कंट्रोल कर बेड पर से उठ खड़ा होते हुए नित्या के तरफ बढ़ने लगा और बोला, क्या बात है मिस बकबक, बड़ा नजर रख रही हो तुम मुझ पर? आखिर में बात क्या है? और मैं किसी लड़की से बात कर भी रहा हूँ तो तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? जरा मैं भी तो जानूं। दिव्यांश ये बोलते बोलते नित्या के तरफ बढ़े चले जा रहा था। उसके इस तरह करीब बढ़ने से नित्या नर्वस होते हुए अपने कदम पीछे हटाने लगी। वो पीछे जाते जाते अलमारी से टकरा गई। तभी दिव्यांश उसके बेहद पास आ उसके दोनों तरफ से अपना हाथ अलमारी पर रख बोलता है, बोलो मिस नित्या, मैं वेट कर रहा हूँ। मुझे बताओ कि तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? अगर मैं किसी दूसरे लड़की से बात भी कर रहा हूँ तो तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करती हो ना, फिर क्या रीजन है तुम्हारे गुस्से का? दिव्यांश की बातों को सुन सुन नित्या को कुछ बोलते नहीं बन रहा था। वो बस उसके आंखों में देखते हुए बोलने की कोशिश ही कर आ रही थी पर कुछ बोल नहीं पा रही थी। दिव्यांश नित्या के आंखों में देखते देखते ये भूल गया कि वो बहकने लगा है और सब कुछ भुलाकर वो नित्या के होठों के करीब बढ़ने लगा। नित्या वैसे तो दिव्यांश के करीब बढ़ने से बहुत नर्वस हो रही थी पर ना जाने आज वो दिव्यांश को अपनी तरफ बढ़ने से नहीं रोकना चाहती थी। इसीलिए वो भी उस वक्त में सब कुछ भुलाकर बस अपनी आंखें बंद कर ली। दिव्यांश भी इस बार अपने आप को रोक नहीं पाया और फाइनली वो नित्या के गुलाबी होठों को होने गिरफ्त में ले लेता है। वैसे तो ये उनका पहला किश नहीं था, पर दोनों की मर्जी से आज ये उनका फर्स्ट किश ही था। दिव्यांश नित्या के होठों को बेइंतहा चूमे जा रहा था। वो किश करने में इतना डूब गया कि वो ये भी भूल गया कि उसके और नित्या के बीच का रिश्ता कैसा है। पर कुछ देर बाद जैसे ही नित्या को वापस से सब कुछ याद आता है, वो एकदम से दिव्यांश को खुद से दूर धकेल देती है और बिना कुछ बोले एकदम से तेजी में कमरे से दौड़ते हुए बाहर चली जाती है। जब तक दिव्यांश को एहसास होता है कि वो क्या कर बैठा, तब तक नित्या कमरे से जा चुकी होती है। उसे इस तरह से जाते देख दिव्यांश एकदम से खुद में गुस्सा हो जाता है और खुद को शीशे में देखते हुए बोलता है, मैं इतना कैसे बहक सकता हूँ? इतनी मुश्किल से नित्या मेरे लिए अच्छा सोचने लगी थी, मैं खुद ही ये सब कर फिर से उसे वजह दे दी अपने बारे में गलत सोचने की। क्या जरूर थी मुझे उसके करीब जाने की? आखिर में मैं इतना कैसे बेकाबू हो गया? नहीं, ये जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं हुआ। हाँ, मैं उसके होठों को चूमना चाहता था पर बिना उसकी इजाजत के नहीं। एक बार पहले ही मैंने उसमें साथ जबरदस्ती कर उसके दिल को दुखाया था और आज वापस से ना चाहते हुए भी मैंने वही गलती दोहरा दी। अब मैं उसे कैसे समझाऊंगा कि मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया था। मैं तो उससे प्यार कर बैठा हूँ। वो कभी भी मेरी बातों को सच नहीं मानेगी। वो कभी भी मुझे प्यार नहीं करेगी अब। अगली सुबह घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। सभी लोग कुछ ना कुछ काम में बिजी थे। नित्या भी दादी के पास बैठी उनके कामों में हाथ बटा रही थी। तभी सुषमा जी की नजर वहीं से गुजर रहे दिव्यांश पर पड़ गई और उसे देखते ही वो बोल पड़ी, अरे देवू बेटा, तुम कहीं बाहर जा रहे हो क्या? अचानक से दादी की आवाज सुन दिव्यांश वहीं रुक गया और थोड़ा धीरे आवाज में ही बोला, वो दादी, मैं दरअसल छुट्टी और ऋषभ के शादी का ड्रेस लेने जा रहा था। आपको अगर कोई काम है तो बोलिए, मैं कर दूंगा। ये बात दिव्यांश बिल्कुल मुरझाए हुए चेहरे के साथ बोला, जिसे वही कुछ दूरी पर खड़े सूरज नोटिस कर लेता है और खुद में सोचते हुए कहता है, आज दिव्यांश को क्या हो गया है? ये आज इतना शांत शांत सा क्यों लग रहा है? नॉर्मली तो ये इतना लो साउंड नहीं करता है, तो फिर आज कहीं नित्या के साथ मुझे इससे बात करनी पड़ेगी कि क्यों ये इतना अपसेट लग रहा है। सूरज ये सोचते हुए वहां पर आ मुस्कुराते हुए सुषमा जी से कहता है, हाँ दादी, आपको जो भी काम है वो आप देवू को बता दीजिए। मैं भी इसके साथ ही जा रहा हूँ तो आते वक्त आपका काम भी करते आऊंगा। दिव्यांश की वहां मौजूदगी से नित्या बहुत ज्यादा अजीब फील कर रही थी, इसीलिए वो बिना कुछ बोले वहां से उठकर जाने लगी। तभी दिव्यांश उसे रोकने की कोशिश करता है पर नित्या नहीं रुकती है। उसके आवाज को अनसुना कर वहां से चली जाती है। नित्या को इस तरह से जाते देख दिव्यांश को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ को मुट्ठी बना सीधे मेन गेट की तरफ बढ़ जाता है। दिव्यांश को गुस्से में जाते देख सूरज सुषमा जी से बोलता है, दादी, मैं भी देवू के साथ जा रहा हूँ।
अगर आपको कुछ मंगवाना होगा तो आप मुझे कॉल कर बता दीजिएगा। अगर मैं अभी आपकी बात सुनने रुकूंगा तो दिवु अकेले ही निकल जाएगा। हाँ सूरज तुम जाओ, पता नहीं मुझे दिवु कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आज सुबह से मैं नोटिस कर रही हूँ वो कुछ उखरा उखरा सा है। तुम उसके साथ रहोगे तो शायद वो तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बताए। जी दादी, मैं आता हूँ। इतना बोल सूरज भी तेजी में घर से बाहर निकल जाता है और बिना रुके एकदम स्पीड में कार के आगे वाले पल्ले को खोल ड्राइविंग वाले सीट के बगल में बैठते हुए बोला, क्या यार दिव्यांश इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें जो मेरे लिए भी नहीं रुक सकते हो। सूरज मजाकिया अंदाज में बोला, पर दिव्यांश उसके बातों को पूरी तरह अनसुना कर कार ड्राइव करना शुरू कर दिया और अपना सारा ध्यान आगे की तरफ किए हुए था। जब सूरज दिव्यांश को इस तरह बिहेव करते देखता है तो वो एकदम गंभीर हो कहता है, दिव्यांश क्या हुआ है? देखो मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम जब भी अपसेट होते हो तो इसी तरह बिहेव करते हो। मुझे बताओ बात क्या है? आज सुबह से ही तुम इतना रूडली बिहेव कर रहे हो, क्या नित्या के साथ? सूरज इतना बोलते बोलते रुक जाता है। तभी दिव्यांश एकदम से बोल पड़ता है, प्लीज सूरज मैं नित्या के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, तू प्लीज चुपचाप बैठ। पर यार दिवु अगर तू मुझे कुछ बताएगा नहीं तो मैं तेरी हेल्प कैसे करूँगा? अरे हो सकता है न कि सारी बात जानने के बाद मैं तुम्हारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता सकूं। जैसे ही सूरज सोल्यूशन वाली बात बोलता है उसे सुनते ही दिव्यांश एकदम से कार सड़क के बीचों बीच रोक देता है और हड़बड़ा कर बोल पड़ता है, क्या सच में सूरज तुम्हारे पास मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? क्या सच में तुम मुझे बता सकते हो कि मैं सब कैसे ठीक करूं? यार दिव्यांश तू पहले तो कार को किनारे पर लगा। अरे बीच में कार रोक दिए हो, ऐसे में तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। और मुझे ना इतनी सी उम्र में बिल्कुल भी मरने का शौक नहीं है। तो दोस्त पहले तू कार साइड में लगा फिर अपनी प्रॉब्लम मुझे बता। अच्छा ठीक है मैं कार को साइड में पार्क करता हूँ। इतना बोल दिव्यांश झट से कार को सड़क की साइड में लाकर रोक दिया और बड़े ही उत्सुकता के साथ सूरज की तरफ देखते हुए बोलने लगा, सूरज वो बात ऐसी है कि कल रात मैं अपने मोबाइल पर नित्या के लिए एक अंगूठी सर्च कर रहा था और उस अंगूठी को देखकर मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई थी। जब नित्या मुझसे चिढ़ते हुए पूछी कि मैं मोबाइल में क्या देखकर हंस रहा हूँ, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैं किसी लड़की से बात कर रहा हूँ इसीलिए मेरे चेहरे पर स्माइल है, तो मैं उसके साथ थोड़ा फ्लर्ट करने लगा। पर मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं फ्लर्ट करने के चक्कर में उसके बेहद करीब चला गया और फिर दिव्यांश इतना बोल चुप हो गया। पर सूरज एकदम उत्सुकता के साथ पूछा, आगे बोल यार क्या हुआ फिर? दिव्यांश बीच में ही बोलते बोलते रुक गया, लेकिन सूरज एकदम उत्सुकता के साथ पूछता है, फिर क्या हुआ यार बताना। इस पर दिव्यांश थोड़ा सेड सा फेस बनाते हुए कहता है, फिर मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख सका और उसके होठों पर किस कर लिया। जैसे ही ये बात सूरज सुनता है उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है और वो एकदम से खुश होते हुए दिव्यांश को अपने गले से लगाते हुए बोलता है, थैंक्स यार दिवु, तूने आज मुझे खुश कर दिया। मैं तुझे बता नहीं सकता हूँ कि ये सब सुनकर मुझे कितनी खुशी फील हो रही है। सूरज को इतना ज्यादा खुश होते हुए देख दिव्यांश थोड़ा कंफ्यूज हो गया, इसीलिए वो उसे अपने से दूर करते हुए बोला, क्या यार सूरज, यहाँ पर मैं तुझे अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ और तू मेरी बातों को सुनकर हंस रहा है, खुशियां मन रहा है। अब इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है जो तू इतना खुश हो रहा है? एक तो नित्या मुझसे गुस्सा हुए बैठी है और यहाँ तू है कि बस छोड़, मुझे तुझसे कोई हेल्प चाहिए ही नहीं। इतना कह दिव्यांश कार स्टार्ट करने लगता है, लेकिन तभी सूरज बोलता है, अरे यार मैं तो इसीलिए खुश हो रहा हूँ क्योंकि मुझे आज पता चला है कि मेरे दोस्तों को उसके खुद की पत्नी से प्यार हो गया है, या फिर ऐसे बोलूं कि उसके प्यार में डूब चुका है। तूने तो बोला था कि तू नित्या जैसी लड़की से कभी प्यार नहीं कर सकता है, तो फिर आज उसे किस करना, ये सब क्या था दोस्त? ये सब सुनते ही दिव्यांश के चेहरे थोड़े शर्म की वजह से लाल होने लगे और वो शर्माते हुए ही बोला, हाँ बोला तो था पर शायद मैं ना कुछ ज्यादा ही बेवकूफ था तब जब ये बात बोला था। नित्या लड़की ही ऐसी है जिससे प्यार हो ही जाएगा किसी को भी। मैंने बहुत इग्नोर करने की कोशिश की थी इस फीलिंग्स को, पर मैं उसके सामने अपना दिल हार बैठा यार। अब तो मुझे वो सुबह शाम रात दिन हर वक्त मेरे नजरों के सामने दिखती है, जब वो पास होती है तब भी और जब वो पास नहीं होती है तब भी। अब तू ही बता ऐसे में मैं कैसे ना बहकता, लेकिन इन सब के चक्कर में मैं नित्या के सामने एक बार फिर बुरा बन गया और इसी वजह से कल से वो मुझे ना तो एक नजर देखती है और ना ही मेरी कोई बात सुनने को तैयार होती है, बस हर वक्त इग्नोर कर देती है और मैं उसकी ये बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। प्लीज सूरज क्या तुम मेरी इसमें कोई हेल्प कर सकते हो? अरे यार दिवु तू कब से इतना टेंशन लेने लगा इन सब बातों का? तेरे लिए तो इन सब से निपटना चुटकियों का काम होता था ना, तो अब फिर क्या हो गया? तू सही कह रहा है, मैं हर लड़की के साथ आसानी से डील कर लेता था, फिर चाहे वो किसी भी तरह की डील क्यों ना हो, पर नित्या के सामने मैं खुद हार जाता हूँ तो फिर। अच्छा अच्छा मेरे दोस्त अब तुझे इतना सेड होने की कोई जरूर नहीं है।
मुझे इस बात की आज बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली मेरा दोस्त बदल चुका है, और इसी खुशी में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन मैं जैसा बोलूंगा तुझे बिल्कुल वैसा ही करना होगा। बोल करेगा ना तू वैसा? पर सूरज तू करने क्या वाला है, कुछ तो बता मुझे। दिवू तू उसकी टेंशन मत ले, वो सब मुझ और छोड़ दे, और अब ये सोचकर खुश हो जा कि जैसे तू ना चाहते हुए भी नित्या से प्यार करने लगा है, उसी तरह वो भी तुझे प्यार करने लगी है। और ये बात बहुत जल्द ही वो खुद तुम्हें अपने मुंह से बोलेंगी, देख लेना। तू सच बोल रहा है सूरज? नित्या भी मुझसे प्यार करती है? या फिर तू मेरा मजाक तो नहीं ना उड़ा रहा है? क्या भाई दिवू तुझे अपने दोस्त पर यकीन नहीं है? अब अभी चल शॉपिंग करने, मैं तुझे सारी बात रास्ते में बताता हूँ कि घर जाने के बाद क्या करना है तुझे। ये सुन दिव्यांश भी खुश होते हुए कार ड्राइव करने लगता है। राजपूत हाउस। घर में आज हल्दी और मेहंदी की छोटी सी ही फंक्शन रखी गई थी। नित्या सारी चीजें अच्छी तरह से संभाले हुए थी। वो सारिका के कमरे में उसके हल्दी वाला ड्रेस लेकर जा ही रही थी कि उसकी नजर नीचे की तरफ जा पड़ी, जहां पर दिव्यांश सूरज में साथ ढेर सारी शॉपिंग किए हंसते मुस्कुराते हुए चले आ रहा था। उसे इतना खुश देख नित्या चिढ़ते हुए खुद में बोली, बहुत खुश लग रहे हैं मिस्टर दिव्यांश। कल जो इन्होंने मेरे साथ किया उसके लिए इन्हें जरा भी अफसोस नहीं है। एक बार भी उस सब के लिए मुझसे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं समझा। हाँ भला इन्हें क्यों मेरे बारे में सोचना चाहिए? ये तो मुझे बस हट करने के नए नए नुस्खे ट्राई करते रहते हैं। अब से मैं भी इनसे दूर ही रहा करूंगी। नहीं चाहिए मुझे इनकी ऐसी दोस्ती जिसमें इन्हें मेरी जरा भी परवाह ना हो। ये बोल नित्या सारिका के कमरे की तरफ बढ़ गई। तो दोस्तों इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत।